चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री अपने आवास पर वरिष्ठ मंत्रियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। बताया जा रहा है बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेता शामिल हैं। 4 राज्यों में सरकार के गठन को लेकर पीएम ये बड़ी बैठक कर रहे हैं। तो 4 राज्यों में सरकार के गठन को लेकर फिलहाल ये बैठक चल रही है, जिसमें गृह मंत्री भी मौजूद है, रक्षा मंत्री भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके आवास पर यह बैठक हो रही है। तो 4 राज्यों में सरकार गठन पर जो फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है, उन तमाम बातों को लेकर यह बैठक हो रही है और इस बैठक से जो भी खबर निकलेगी वो सबसे पहले आपको एबीपी न्यूज पर हम दिखाएंगे। उम्मीद है कि इस बैठक में उत्तराखंड के सीएम को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ है वो भी खत्म हो पाएगा, क्योंकि उत्तराखंड में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। उत्तराखंड में किसके सर सजेगा ताज, इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज दिल्ली में मंथन हुआ। गृह मंत्री अमित शाह के घर आज सुबह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे और साथ में मौजूद रहे संगठन महासचिव बीएल संतोष। साथ ही उत्तराखंड के कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी, भाई साहब गाड़ी रोक कीजिए 1 मिनट। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक और विधायक सतपाल महाराज भी चर्चा में शामिल हुए। और फिर दूसरे दौर की बैठक सिर्फ प्रदेश के नेताओं के बीच हुई। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के घर सभी जुटे और जब बैठक खत्म हुई तो सवालों के जवाब सिर्फ शपथ ग्रहण की तैयारियों तक ही सीमित रहे। की बैठक कल शाम को। हाँ, मैं देहरादून जा रहा हूँ। नहीं, मैंने बताया था वो जो है हमारे विधानमंडल और पार्टी के हाईकमान के द्वारा तय। मुख्यमंत्री को लेकर क्या चर्चा रही सर? कल विधानमंडल दल की बैठक होगी। सर मुख्यमंत्री चेहरा साफ है? सर धामी जी का चेहरा साफ है क्या? उत्तराखंड का सीएम कौन होगा, इन सवालों से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद का तो किनारा किया, लेकिन दमदार सीएम का शगुफा छोड़कर अटकलों को और तेज कर दिया। ये पहले लाइन में मैंने चुनाव नहीं लड़ा है पर मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा और जोरदार बनेगा। धामी की दिल्ली से देहरादून तक की सक्रियता और हाव भाव उनकी मजबूत दावेदारी बयां कर रही है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक विधायकों का एक तबका धामी को फिर से रिटेन करने के मूड में नहीं है और अब इन अटकलों पर विराम लगाने में 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है। कल पर्यवेक्षक की भूमिका में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी देहरादून पहुंच रही हैं। कल सुबह 11 बजे प्रोटेम स्पीकर विधायकों को शपथ दिलाएंगे। शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी, जिसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का ऐलान हो जाएगा। उत्तराखंड में नई सरकार का चुनाव 5 साल में ही हो रहा है, लेकिन नए सीएम पर चर्चा पिछले 1 साल में तीसरी बार हो रही है। कल उत्तराखंड के नए सीएम का ऐलान होगा और कल से ही चुनौती 5 साल तक कुर्सी बचाए रखने की भी होगी। दिल्ली से संवाददाता अहमद बिलाल की रिपोर्ट। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर नई सरकार के गठन की तैयारियां जोरों पर हैं। इस वक्त 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण के लिए लखनऊ के एकाना स्टेडियम को चुना गया है। बीजेपी ने इस मैदान को क्यों चुना, देखिए लखनऊ से एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर की रिपोर्ट। लखनऊ का ये अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम इतिहास का साक्षी बनने के लिए तैयार है। योगी आदित्यनाथ इसी मैदान से अपनी दूसरी पारी का आगाज करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से शपथ लेंगे और ये शपथ ग्रहण 25 मार्च को शाम 4 बजे होगा। और जहां पर ये शपथ ग्रहण होगा वो जगह है अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम। मैं उसी जगह मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि तैयारियां चल रही हैं। अंदर फिलहाल जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कई वरिष्ठ अधिकारी यहां पहुंच चुके हैं। योगी की शपथ के लिए एकाना स्टेडियम को इसलिए चुना गया है ताकि कार्यक्रम को भव्य बनाया जा सके। इसकी वजह भी खास है। 37 साल बाद यूपी में कोई सरकार लगातार दूसरी बार बनने जा रही है।
और योगी पहले ऐसे सीएम हैं जो अपना 5 साल का टर्म पूरा करके फिर से यूपी की बागडोर संभालने जा रहे हैं। ये जगह चुने जाने के पीछे कई कारण है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये इकाना स्टेडियम की एरियल तस्वीर है, जिसमें स्टेडियम पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि ये स्टेडियम पूरी तरीके से गोल बनाया गया है, क्रिकेट का स्टेडियम है और यहाँ पर बैठने की बड़ी क्षमता है। इसके अलावा इस स्टेडियम में 2 बड़ी LED स्क्रीन लगी है, जिस पर जो शपथ ग्रहण होगा उसका लाइव टेलीकास्ट किया जा सकता है। इकाना स्टेडियम में 50 से 55 हजार लोग आसानी से बैठ सकते हैं। 1000 4 पहिया और 5000 2 पहिया गाड़ियां पार्क की जा सकती हैं। स्टेडियम के कैंपस में अस्थायी हेलीपैड भी बनाया जा सकता है। 25 मार्च को शाम 4 बजे योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण होना है। कार्यक्रम में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे। इसलिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। लखनऊ के साथ साथ राज्य भर के जिला मुख्यालयों में बड़ी सी LED लगाई जाएंगी ताकि हर जिला मुख्यालय पर लोग सीएम योगी का शपथ ग्रहण लाइव देख सकें और इस ऐतिहासिक मौके का गवाह बन सकें। सवाल की नजर अब दिल्ली और पंजाब के बाद दूसरे राज्यों में भी पार्टी को मजबूत करने पर लगी हुई है। नजर गुजरात, हिमाचल प्रदेश और 2024 के चुनावों पर है। पंजाब में सरकार बनने के बाद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अब विस्तार की तैयारी कर रही है। देश भर में पैर फैलाने की कोशिश में लगी है और इसकी झलक आज केजरीवाल के संबोधन में दिखी। हमारे को प्यार करें, हमें जनता का दिल जीतना है। केजरीवाल ने पंजाब के आप विधायकों को समझाया कि हमेशा जनता के लिए खड़े रहना है। साथ ही उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना भी साधा। चंडीगढ़ में बिल्कुल नहीं बैठना। हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमारी पार्टी का एक एक MLA, हमारी पार्टी का एक एक मंत्री लगातार 24 घंटे जनता के बीच में घूमेगा, गलियों में जाएगा, मोहल्ले में जाएगा, पिंड में जाएगा, लोगों की बातें सुनेगा। भारतीय जनता पार्टी है जो 4 राज्यों में जीती थी, अभी तक उनसे सरकार नहीं बन पा रही। अभी उनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, किसको मंत्री बनाएं, किसको ये बनाएं, किसको वो बनाएं। काम तो वो क्या करेंगे, उनसे उनकी सरकारें ही नहीं बन पा रही है। हमारे से पहले वाले जो थे उनको भी ऐसे लगता था कि वो तो पैदाइशी मुख्यमंत्री बनने के लिए आए हैं, वो तो पैदाइशी मंत्री बनने के लिए आए हैं। 2 मिनट लगे, जनता ने सारों को साफ कर दिया। आम आदमी पार्टी की अगली नजर गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव पर है, जो इस साल के आखिर में होने हैं। मिशन गुजरात के लिए 2 अप्रैल को आम आदमी पार्टी अहमदाबाद में रोड शो करने वाली है। अप्रैल में ही हिमाचल में भी पार्टी का बड़ा रोड शो है। आने वाले चुनाव की तैयारियों के बीच केजरीवाल ने पंजाब के नए सीएम भगवंत मान की भी जमकर तारीफ की। 3 दिन में मान साहब तुसी कमाल कर देता। सारे पंजाब क्या पूरे देश में मान साहब की चर्चा हो रही है कि क्या गजब का काम मान साहब ने करके दिखाया है। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू मान साहब। सीएम बनने के बाद भगवंत मान ने 25,000 सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। पुलिस विभाग में 10,000 भर्तियां, अन्य विभागों में 15,000 नौकरियां निकाली जाएंगी। इसके अलावा 23 मार्च से भ्रष्टाचार रोकने के लिए पंजाब में हेल्पलाइन नंबर होगा। केजरीवाल और भगवंत मान भले ही कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हों, लेकिन राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने भी 4 राज्यों में बम्पर जीत दर्ज कर अपनी पावर दिखाई है। अशोक गहलोत के राज वाले राजस्थान में एक के बाद एक बड़े अपराध की घटनाओं ने कई सवाल खड़े तो कर दिए हैं। सियासी पारा भी इस वजह से गर्मा गया है। बीजेपी गहलोत सरकार को घेरने में जुट गई है, तो गहलोत के अफसर कार्रवाई के दावे कर रहे हैं। ये 2 तस्वीरें राजस्थान की कानून व्यवस्था के सच सामने रख रही हैं। ये 2 तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे अशोक गहलोत राज में अनुसूचित जाति के लोग हाशिए पर हैं। पहला मामला धौलपुर जिले का है, जहां कंचनपुर इलाके में अनुसूचित जाति की महिला के साथ दबंगों ने गैंगरेप किया और महिला के पति और बेटे के साथ भी मारपीट की। आरोपी फरार हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है और सवालों के घेरे में कानून व्यवस्था है और बीजेपी गहलोत सरकार की तुलना तालिबानी शासन से कर रही है। राजस्थान एक बार फिर से शर्मसार हुआ है और कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शासन में ऐसे लगता है कि अपराधियों का तालिबानी शासन है। राजस्थान की पंक्चर कानून व्यवस्था का एक वाकया पाली जिले से भी सामने आया है।
जहां दबंगों ने अनुसूचित जाति के एक युवक जितेंद्र पाल को मौत के घाट उतार दिया और वजह ऐसी कि समाज पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। जितेंद्र ने हेल्थ सहायक के पद पर नियुक्ति पाई, फिर जिंदगी के जीने का फलसफा ही बदल गया। मूंछों पर मेहनत का नूर भी चढ़ गया और जितेंद्र का यही लाइफस्टाइल तीनों आरोपियों को नागवार गुजरा और चाकू से गोदकर जितेंद्र की जान ले ली। आरोपियों को पुलिस पकड़ चुकी है। मृतक जितेंद्र पाल के परिवार गहलोत सरकार से 50 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने पर अड़ा है। पाकिस्तान की सेना और प्रधानमंत्री के बीच की तनातनी क्या रक्त रंजित इतिहास को दोहराएगी या दिखावटी लोकतांत्रिक तरीके से उन्हें सत्ता से नीचे उतारा जाएगा? देखिए मशहूर रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दानवीर के साथ ये स्पेशल रिपोर्ट। क्रिकेट के मैदान में दूसरों को आउट करने वाले इमरान खान राजनीति के पिच पर खुद हिट विकेट होते दिखाई दे रहे हैं। क्रिकेट के करियर में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप दिलाने वाले इमरान खान आर्थिक मोर्चे पर पूरे वर्ल्ड के सामने झोली फैलाते दिखाई दिए। क्रिकेट के मैदान में अंपायर की तटस्थता को सबसे बड़ी बात बताने वाले इमरान खान तटस्थता को लेकर पाकिस्तानी सेना के मुखिया कमर बाजवा की तुलना जानवर से करते सुनाई दे रहे हैं। इमरान खान की कुर्सी खिसक रही है। पाकिस्तान में उनके विरोध में खड़ी 3 पार्टियां उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। इमरान खान उन पर भी निशाना साधते दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान की कुर्सी हिल रही है। उनकी सत्ता चंद दिनों की मेहमान है। ऐसे में उनके जुबान पर एक बार फिर भारत का नाम है। नरेंद्र मोदी पर उनका निशाना दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दरअसल पाकिस्तान की सेना की वजह से ही सत्ता में आए। नवाज शरीफ पाकिस्तान की सेना की बात सुनते नहीं थे, उनको हटाना बहुत ज़रूरी हो गया और उसके बाद वो लेके आए इमरान खान को। इमरान खान सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के नाम से इनफेमस भी हुए, लेकिन उनका सत्ता में लाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि पाकिस्तान की सेना को लगता था कि ये दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, अमेरिका और चीन के साथ रिश्ते अच्छे करेंगे और युआन और डॉलर की बारिश होगी। जो कमाई अभी तक रुकी हुई थी वो दोबारा से जारी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इकोनॉमी और खस्ता हाल हो गई, लोग बेहाल हो गए और सेना पर ही सवाल उठने लग गए। अब स्थिति ये है कि इमरान खान की कुर्सी डोल रही है और सेना ने इमरान खान की पीठ के पीछे से अपना हाथ हटा लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 100 सांसदों ने 8 मार्च को नेशनल असेंबली सचिवालय के समक्ष एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सरकार देश में आर्थिक संकट और बढ़ती मुद्रास्फीति के लिए जिम्मेदार है। इस कदम के लिए नेशनल असेंबली का सत्र 21 मार्च को बुलाए जाने की उम्मीद है और मतदान 28 मार्च को होने की संभावना। संयुक्त विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद सरकार के कुछ साझेदारों की बेचैनी बढ़ने लगी है, लेकिन इमरान खान के लिए असली झटका गुरुवार को तब आया जब ये सामने आया कि उनकी ही पार्टी के लगभग 24 सांसद उनकी सरकार को गिराने के प्रयास में शामिल होने के लिए तैयार हो गए हैं। इमरान खान को प्रधानमंत्री बनाने में वहां के सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा का बहुत बड़ा हाथ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद इमरान खान और कमर बाजवा के बीच में रिश्ते तल्ख हो गए। दोनों के बीच में एक दरार पैदा हो गई। अब स्थिति ये है कि वो सेना जिसने इमरान खान को कभी अपने सर पर बिठाया था, उसी सेना ने इशारा कर दिया है कि अब उनको सत्ता से हटा दिया जाए। पाकिस्तान में विपक्ष से लेकर सरकार में शामिल 2 दर्जन से ज्यादा इमरान के अपने सांसदों ने उनके खिलाफ वोटिंग करने का मन बना लिया है और इसमें वहां की सेना की भी मौन सहमति है, जो इमरान खान को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। उनके खिलाफ वोटिंग करने जा रही 3 अहम पार्टियों पर इमरान खान सबसे ज्यादा खफा है। जिस तरह आईएसआई के पूर्व चीफ जनरल फैज हमीद का इमरान के कहने पर ट्रांसफर किया गया और मौजूदा जनरल नदीम अंजुम की नियुक्ति की गई, उसके खिलाफ सेना के आक्रोश के बाद ये तय माना जा रहा था कि इमरान खान के गिने चुने दिन रह गए हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था कि एक प्रधानमंत्री आर्मी चीफ के विरोध में था, बल्कि इसलिए कि सेना प्रमुख को इमरान के एकमात्र सहयोगी के तौर पर देखा जा रहा था। इसके अलावा इमरान पर यह भी आरोप है कि उन्होंने अर्थव्यवस्था और विदेशी संबंधों को काफी नीचे ला दिया है। वहीं बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर नियंत्रण न कर पाने की वजह से इमरान की लोकप्रियता में बहुत ज्यादा गिरावट आई है।
दरअसल पाकिस्तान की इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी तो दिसंबर 2021 में ही हो चुकी थी। माना जाता है कि इस प्रस्ताव को लेकर सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा की भी मौन स्वीकृति थी। लेकिन इस सियासी दाव को आगे बढ़ाने से पहले बाजवा कुछ राजनीतिक मुद्दों को हल कर लेना चाहते थे। क्या थे ये राजनीतिक मुद्दे, जरा आप भी जान लीजिए। वे मुद्दे ये हैं: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से निर्धारित मिनी बजट पास कराना, IMF की मांग पर पाकिस्तान के स्टेट बैंक को स्वायत्त बनाना, टेथियन कॉपर कंपनी के साथ रेकोडिक सौदे को अंतिम रूप देना। बिल तो पास हो गया, लेकिन समझौते की कोई भी खबर नहीं आई। इस पर जनरल कमर बाजवा ने विपक्ष के साथ मिलकर अपना गेम खेलना शुरू कर दिया और पिक्चर में आए पाकिस्तान के 3 बार रहे प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। पर्दे के पीछे उनसे कई सारी बातें हुई, लेकिन कोई नतीजा निकल के नहीं आया। लंदन भी एक दूत गया, लेकिन बात नहीं बनी। इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया, टाल दिया गया। लेकिन फरवरी के बाद घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदला है। इस बैठक के बाद एक मीटिंग हुई। पहले विपक्षी दलों की हुई, फिर विपक्ष और सरकार के गठबंधन सहयोगियों के बीच। ऐसा कहा जाता है कि PMLN नेताओं ने नवाज को मनाने के लिए 2 प्रमुख तर्क दिए थे। पहली वजह जनता का दबाव, दूसरी वजह कमर बाजवा की शय। दरअसल इमरान खान से कमर बाजवा की दूरियां ही इसलिए बनी थी क्योंकि वो पूर्व ISI प्रमुख फैज हमीद को नया सेना प्रमुख बनाने की ठान चुके थे, क्योंकि जनरल बाजवा इसी साल नवंबर में रिटायर होने वाले हैं। दरअसल इस पूरे मसले के अंदर एक इंडिया एंगल भी है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा का ये मानना है कि भारत और पाकिस्तान की दोस्ती दरअसल वो कुंजी है जिससे पूर्वी और पश्चिमी एशिया के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और सेंट्रल एशिया के दरवाजे दुनिया के लिए खुल जाएंगे। इससे व्यापार की अपार संभावनाएं खुलेंगी और इस पूरे इलाके के अंदर गरीबी को हटाने में मदद मिलेगी। उनका ये मानना है कि पुरानी बातों को छोड़कर अब शांति के रास्ते पर चलते हुए इकोनॉमी को आधार बनाकर दोनों मुल्कों को आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान के मौजूदा राजनीतिक संकट के पीछे एक बड़ी वजह इमरान खान की सियासी कमजोरी और फौज की तरफ से तय किए गए विदेश नीति एजेंडा को लागू करने में आई नाकामियां हैं। माना जाता है कि बाजवा भीतर खाने भारत के साथ बातचीत का गलियारा खोलने के हिमायती थे। वहीं इमरान खान भारत को भला बुरा कहने और गाली देने में इतना आगे निकल चुके थे कि अब उनके लिए लौटना मुश्किल पड़ रहा था। ABP न्यूज आपको रखे आगे।